आज है हमारा जीएसटी का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो जीएसटी पार्ट नंबर 4 में हम देखने वाले हैं कि सेक्शन 7 जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 का वो क्या कहता है। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 7 है वो बताता है हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, कि जो सप्लाई है वो उसमें क्या क्या हम लेते हैं, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है, मतलब एज अ सप्लायर अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो तो वो फॉर एनी कंसिडरेशन, ठीक है, कुछ अमाउंट लेके आप कुछ भी गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो होता है सप्लाई। तो सप्लाई किसको माना जाएगा जीएसटी में, वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस ये है हमारा कि नॉर्मल जो आपका आप सेल परचेज कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेके जो आप सेल करते हो वो है आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आप सेल कर रहे हो वो आएगा। और दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि आप बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ भी अगर सप्लाईज वगैरह कर रहे हो तो वो भी कंसिडर की जाएंगी अगर वो आप कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो। ठीक है, ये किस में आता है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन ए। ठीक है, 7(1)(a) में ये आता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये कहता है आपको सेक्शन 7(1)(b), वो कहता है कि आपने अगर कुछ भी इंपोर्ट किया है, ठीक है, कुछ भी इंपोर्ट किया है, कोई सर्विस का आप इंपोर्ट कर रहे हो या गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं है, चाहे आपने अपने पर्सनल यूज के लिए भी कुछ बाहर से सामान मंगवाया, सर्विसेज जो है वो ली, तो उसके लिए अगर आपने कुछ पे किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सप्लाई के अंडर वो चीज आएगी, तो उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। राइट, ये जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही हो। ठीक है, बट जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट अगर आप कुछ भी घर के लिए भी कर रहे हो और उस पे आप जो है कुछ अमाउंट पे कर रहे हो तो वो आपका सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 कहता है हमें कि वो चीज भी सप्लाई मानी जाएगी। ऊपर तो हमने पढ़ा कि हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट दे रहे हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अगर हम कुछ पैसा नहीं भी दे रहे, ठीक है, कुछ पैसा नहीं भी दे रहे तो फिर भी हम क्या हो जाएगा, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसी चीजें कौन सी हैं कि जिसके लिए मैं आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं कर रही और फिर भी आप उस चीज को सप्लाई मानोगे, उसको क्या कहते हो आप, डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई कि मान लिया गया कि ये सप्लाई है अगर आपने कुछ नहीं भी लिया। तो शेड्यूल 1 जो है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो शेड्यूल 1 जो है वो हमें क्या बताता है, वो कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस के एसेट्स परमानेंटली, सपोज मैं अपने एसेट्स आपके नाम पर ट्रांसफर कर रही हूँ, मुझे बिजनेस बंद करना है, मैंने आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया या मैंने आपको सेल कर दिया और कुछ नहीं लिया, तो फिर उसको सप्लाई कैसे मानेंगे। गवर्नमेंट कहती है हमें कोई मतलब नहीं, अगर आपने वो एसेट्स परचेज किए थे जब, तो उस पे अगर आपने आईटीसी लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हो, तो अगर आप कुछ भी नहीं लेते हो सामने वाले से तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे क्योंकि आप आईटीसी क्लेम कर चुके हो उस पे। ठीक है, यदि आईटीसी क्लेम नहीं, हाँ तो हाँ, फिर वो उसको नहीं माना जाएगा। हाँ ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेड्यूल 2। तो वो कहता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की जिनको सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल 2 के अंडर। तो शेड्यूल 2 जीएसटी का क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। लाइक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कॉम्पोजिट
सप्लाई माना जाता है। आई थिंक ये हमने अभी किया नहीं, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है। ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स्ड सप्लाई क्या है, डिटेल में करेंगे। बट अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है। कि सपोज एक जो दो गुड्स है वो इकट्ठी बिकेंगी, ठीक है। सपोज आप एसी की बात कर रहे हो, एसी आपने परचेज किया, राइट, और उसको इंस्टॉल करने वाली भी सर्विस आपको साथ मिल रही है, ठीक है। उसको अलग से नहीं बेचा जा सकता। क्या आप इंस्टॉलेशन की सर्विस ले सकते हो विदाउट परचेजिंग एन एसी? हाँ, तो वो क्या हो गया, आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई में आता है कि जो दो चीजें इकट्ठी बिक रही हैं, ठीक है। तो उस पे हम जीएसटी कैसे लगता है वो बाद में देखेंगे। बट ऐसी चीजें जो अलग अलग नहीं बिक सकती, ठीक है, वो इकट्ठी ही बिकेंगी, तो उसको कॉम्पोजिट सप्लाई कहते हैं। मिक्स्ड में आ जाता है, लाइक सपोज आप बीकानेर वगैरह जाते हो, है ना, तो आपको एक ही बॉक्स में एक ही वो गिफ्ट हैम्पर में कई चीजें मिलती हैं। चिप्स भी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक भी मिलता है, चॉकलेट्स भी मिलते हैं, वेफर्स भी मिलते हैं, है ना। तो उसको तो हम अलग अलग बेच सकते हैं ना, है ना। बट उसको एक ही वो गिफ्ट हैम्पर में डाल के बेच रहे हैं, तो वो हो जाता है मिक्स सप्लाई। कि जिनको अलग अलग तो बेचा नहीं, उसका जो हाईएस्ट वाला पार्ट होता है ना बीच में, सपोज चॉकलेट सबसे महंगा है तो उसका लगेगा, उसमें बॉक्स भी होता है, रैपर भी होता है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट होता है उस पे जीएसटी वो लगाएंगे। तो उन चीजों को अलग अलग भी बेचा जा सकता है, वो होती है मिक्स सप्लाई। बट आप इकट्ठा बेच रहे हो, है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही हमने किया कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्पोजिट सप्लाई में आएगा। आपने अगर भी बेचा जा सकता है वो होती है मिक्स सप्लाई, बट आप इकट्ठा बेच रहे हो, है ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही हमने किया कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्पोजिट सप्लाई में आएगा। आपने अगर वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं जो है ये बिल्डिंग बनाऊंगा, या ये मैं स्कूल बनाऊंगा, या मैं ब्रिज ये बनाऊंगा, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर ब्रिक्स भी आ जाएंगी, स्टील बार्स भी आ जाएंगे, है ना, ये प्रोडक्ट, हाँ, सीमेंट वगैरह भी आ जाएगा। और सर्विसेज भी, सपोज आपने लेबर को हायर किया, हाँ, लेबर को हायर किया आपने, इंजीनियर, हाँ, इंजीनियर हायर किए आपने, है ना, आर्किटेक्चर हायर किया, तो वो हो जाता है कि ये एक बंडल है, ये मिक्सचर ऑफ जो है चीजों का, गुड्स एंड सप्लाई का, ये बंडल पे आपको ये पूरी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये क्या कहता है हमें, शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी, राइट। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ पॉइंट हमारा, नेगेटिव लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शेड्यूल 3। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव लिस्ट जो है वो सप्लाई के अंडर नहीं आती है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। शेड्यूल 3 हमें क्या कहता है, शेड्यूल 3 में लाइक फ्यूनरल सर्विसेज, मॉर्चरी सर्विसेज, और भी काफी चीजें आती है ना, वो होती है नेगेटिव लिस्ट, जो कि सप्लाई में हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दी है। लाइक सिक्स्थ है हमारा, डोनेशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यू। ये क्विड प्रो क्यू क्या है, ये है, इसको हम कहते हैं समथिंग फॉर समथिंग। तो ये एक थोड़ा टेक्निकल टर्म इन्होंने यूज किया है, क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर सपोज हमने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया, ठीक है, तो उसमें कौन सी चीजें जो है उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए सप्लाई मानी जाएंगी और कौन सी चीजें नहीं मानी जाएंगी। हाँ, अगर आप किसी चैरिटेबल, सपोज मैंने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को सपोज 50,000 दिए और मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, मैंने जस्ट दिए और मैं आ गई, ठीक है, मैंने उनसे कोई भी कंडीशन नहीं रखी, तो वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई के अंदर नहीं काउंट होगा उनके लिए, ठीक है। बट अगर मैंने बोला कि मैं आपको 50,000 डोनेशन दे रही हूँ, चैरिटी दे रही हूँ, आप मेरे कोचिंग सेंटर की एक होर्डिंग जो है बड़ी सी अपनी बिल्डिंग के बाहर लगा लो, या कुछ और सर्विसेज मैं उनसे इन रिटर्न जो है मांग रही हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा समथिंग फॉर समथिंग, कि मैंने समथिंग दिया आपसे
और आपने मेरे को समथिंग इन रिटर्न दिया, तो वो तो सप्लाई में आ जाएगा ना, वो तो फिर कंसिडरेशन आ गई ना, एक कंडीशन आ गई। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा रिसिपेंट है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए वो चीज सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैंने एक ब्लाइंड जो है बच्चों के स्कूल में बोर्ड दिया, या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में मैंने ये सपोज बोर्ड दे दिया, और मैंने नीचे उन्होंने लिख दिया फ्रॉम बेस्ट विशेष फ्रॉम सोनिया सेतिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो चैरिटी जो है वो सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, जस्ट उन्होंने मेरा रिगार्ड करने के लिए, मुझे ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वो लिख दिया, राइट। बट उससे कोई कंडीशन जो है वो साबित नहीं हो रही। ठीक है, मेरे बिजनेस का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ऐसी कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि जहां पे कंडीशन नहीं रखी गई है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, धर्मशाला जो होती है ना, उनमें रूम्स बने होते हैं, तो उनमें लिखा होता है कि श्रीमती दुर्गा देवी ने इतना दिया, है ना, कि उनके इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो भी अगर नेम प्लेट हमारी लगा देते हैं बाहर की ये इन्होंने डोनेट करके ये रूम बनवाया है, अनटिल अनलेस ये प्रूव ना हो कि आप अपने नाम की या अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहे हो, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो जस्ट एज अ रिगार्ड, एज अ ग्रेटिट्यूड उन्होंने लिख दिया, बट उन्होंने कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं रखी। तो ऐसी नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप ले सकते हो। ठीक है, कि अगर आप समथिंग फॉर समथिंग डिमांड कर रहे हो, देन जो है वो सप्लाई मानी जाएगी। अगर आप कुछ भी उनसे वापस रिटर्न में नहीं चाह रहे, नहीं ले रहे, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट काफी पॉइंट्स इसमें आएंगे जो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है।